सबसे पहले तो जी आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद नहीं थी जी मेरे को इतने लोग आएंगे, तो अभी तो आधे शायद और आने को, मेरे को लगता 250 के करीब तो पहुंच भी गए लोग। मगर ये चीज़ ये बताती है जी कि कितना शौक है लोगों को करने का। तो आप लोग आए जी, जगह जगह से, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति से आए हैं लोग, उत्तराखंड से आए हैं, चंबा से आए हैं। तो लोकल बहुत सारे लोग आए जी, झड़क से, मढ़ाली से हमारे। तो आप सभी लोग जी का धन्यवाद यहाँ आने पर। मैं डिम्पल पांचटा, अध्यक्ष हिमालयन एसोसिएशन। तो मैं आज आपको जी जो ये फार्मर विजिट था, इसका मेन मकसद था कि हमारी जो प्रूनिंग, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे हम अपने बगीचों का करें। जो आप देखेंगे कि जो मेरा ये ऑर्चर्ड है ये बिल्कुल ही खड़ा है जी, और मगर जो हमारे घर के पास या हाइट्स में हमारे बगीचे हैं वहाँ बिल्कुल बड़े बड़े खेत है सीधे सीधे। तो ये बड़ा हार्ड सॉयल है जी, यहाँ पे मेरे पास टफ टेरेन है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली जो चुनौती थी मेरे पास यहाँ, एक तो ये थी कि जी यहाँ पर हम रूट स्टॉक लगाए या जमीन बनाए, ये घासनी टाइप थी जी ये सारी। तो फिर इसमें हमने टेरिसेस बनाए। जिस बगीचे में आप खड़े, ये तो कोई 7-1 साल पहले मैंने एक्सचेंज करी थी, ये सड़क से नीचे वाला, ऊपर का तो मेरा अपना था। तो हमने ये एक्सचेंज करी थी, पहले हमने इसमें टेरिसेस बनाए जी। तो जो चीज़ें मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वैसे तो आप सारे लोग सुनते ही है मुझे। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमने पहले गलतियाँ की। एक गलती क्या हुई थी, जब भी आप ऐसे टेरिसेस बनाते हैं जहाँ पर आपका ऑर्चर्ड लगा होता है, तो जो मिट्टी आती है आपकी, वो दूसरे पौधों को दबा देती है। मिट्टी ढोने के लिए आपके पास जगह नहीं बचती, जिससे हमारे ग्राफ्टिंग यूनियन दब जाते हैं। जो बड़े पौधे थे वो काफी हद तक दबे भी है। फिर उसके बाद उसको खाली करा, जिससे उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। तो एक सबसे बड़ी बात जो है कि भाई आज आपके जो सिलेक्शन है या बागवानी में आप किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, तो वो चीजें मैं आपके सामने आज रखूंगा। माफी चाहूंगा जी, बहुत सारे लोगों से मैं मिल नहीं पाऊंगा आज, तो क्षमा चाहूंगा मैं आप लोगों से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज थोड़ा हमने जितनी भी ग्राफ्टिंग स्टिक्स है जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी, वैसे तो ये आपने मुझे देखा होगा, सुना होगा कि मैं ज़्यादा वैरायटी के पीछे नहीं भागता। मेरी अपनी वैरायटी सिलेक्शन है। मैं जब नई कोई वैरायटी आती है, मैं एक एक दो पौधा हर चीज़ का तैयार करता हूँ अपने बगीचे में। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगाता हूँ, मेरे पास सारी वैरायटियाँ है, मगर 1 और 2 पौधा, वो भी छोटे पौधे। उसके बाद जब 2-3 साल तक सैंपल लेते हैं हम, उसके बाद उसकी सिलेक्शन होती है कि ये ऑर्चर्ड के लिए सही है कि नहीं है। हाँ, तो जी आपको ये सब चीजें देखनी होगी। और ये जो वैरायटी की दौड़ है ना जी, ये आपको कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं जी जो इन चीज से को भुगत चुके हैं। भुगत क्या चुके हैं? अभी हम बगीचा जब घूमेंगे यहाँ पे, आप ये देखेंगे कि कई पौधे ऐसे जो 7-7, 8-8 बार ग्राफ्ट हो चुके हैं। 7 और 8 बार एक ही पौधा ग्राफ्ट हो चुका है। तो क्या फायदा जी ऐसी चीज का? अगर तो कोई पहली बार करे, उसका तो शौक ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारा काम था जी, ये लगभग 2000 के दशक में मैंने शुरू किया करा। 2001-2 के आसपास हमने ग्राफ्टिंग तो हमने पहले शुरू कर दी थी। रेड चीफ आया था हमारे पास, अणु फार्म, यहाँ सरकारी फार्म। तो उसके बाद जब नई वैरायटीज आई तो सुपर चीफ 2002 के आसपास आ चुकी थी प्रचलन में, और कुछ और भी इस पर वैरायटीज थी। तो वैरायटी सिलेक्शन जो सबसे अहम है कि वो आपको कैसे करना है। मान लो आप जहां यहाँ पर खड़े हैं जी, ये बराल गांव का चेणू एरिया है। यहाँ की हाइट 5500 है जहां आप इस वक्त खड़े हैं। और थोड़ा ऊपर को आप 6 के आसपास जाएंगे। सेकंड ऑर्चर्ड हमारा 62, 63, 64, 100 की हाइट पे है। फिर एक 7000-7200 की हाइट में ऊपर। वैरायटी सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि अपनी हाइट के हिसाब से आपने कुछ वैरायटियां सिलेक्ट करनी है। वैरायटी का चयन आप 2 आधार पे कर सकते हैं जी, रंग के आधार पे। एक तो आपने देखा होगा ब्लश कलर, जिसमें आपके पूरा टमाटर की तरह रंग आता है, जैसे जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, किंग रॉड, स्कारलेट 2, इस टाइप में।
तो ये आप जो 6500 से नीचे नीचे लगाते हैं ना जी, उसमें आपके ये बहुत बढ़िया चलेगा, 6500 से नीचे नीचे। और जब आप थोड़ा हाइट की ओर जाते रहते हैं ऊपर, तो आप जो झीरियों में कलर आता है स्ट्राइप, उसको आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे अपने हमारे यहाँ किन्नौर से बहुत सारे लोग आए हैं, तो आपके लिए जो थोड़ा निचला एरिया मेरे हिसाब से जो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि आपके अर्ली रेड वन बहुत अच्छा आएगा, मेमा मेस्टर बहुत अच्छा आएगा, और जो और ज्यादा ऊपर की हाइट है वहां पर आपके थेप के टाइम में बहुत अच्छा आएगा। अभी परसों ही जब मैंने वीडियो डाली जी, मैंने 4 जोन में बांट एक पोस्ट डाली थी, 4 जोन में बांटने के लिए। तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, वो उसमें ज्ञान दे रहा था कि जोन तो 3 बांटे गए हैं। अब जिस इंसान को यही पता नहीं कि जो अपने घर से नहीं निकला वो करेगा ना ऐसी बातें, उसको किन्नौर का पता ही नहीं है। अब जो हमारी यहाँ की हाईएस्ट हाइट है, वहां तो लोग हाइट से शुरू होके 11,000 तक भी सेब लगा रहे हैं, तो उसको आप कौन से जोन में रखेंगे? तो एटलीस्ट जो बहुत हायर साइट है हमारी, उसको हम चौथे जोन में डालेंगे। वैसे 3 जोन है हमारे बने हैं। तो जो वैरायटी सिलेक्शन के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक वैरायटी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ बडवुड बैंक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज जो इंडस्ट्री लड़ रही है ना जी, वो लड़ रही है वायरसेस से। जैसे अभी हम इंसान ही लड़ रहे हैं अभी कोरोना से, तो आप देखेंगे जो सेब है ना जी, हर चीज का आप इलाज ढूंढ लेंगे, मगर वायरस का कोई भी इलाज। जब भी आप बडवुड एक्सचेंज करते हैं या लेते हैं, तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स आती है। एक तो बीमारियां एक से दूसरे या मेरे से आप तक, और दूसरी जो प्रॉब्लम रहती है जी, जब आप किसी एक पर्टिकुलर पेड़ से सेब भी ले रहे और कलमे भी ले रहे, तो वो अपना करेक्टर चेंज कर देती है। उसके बाद आप सोचेंगे कि मेरे पास वो वैरायटी नहीं आई जो मैंने परचेज की थी या किसी ने दी थी मुझे। तो इसीलिए आपका सबसे पहला काम है कि अपने लिए आप अपना बडवुड बैंक अपना तैयार करें। अपने 5-5, 7-7 पेड़ ऐसे लगाए जिससे आप, जैसे मान लो ये पौधा आपने लगाया, चलो पर्टिकुलर वैरायटी का किंग रोड का लगा दिया, तो आप इसको 3 साल तक ऑब्जर्व करेंगे और इससे जो एक दाना लेके एक 2-2 दाना लेना है। जब आपको ये लगा कि 3 साल तक ये यूनिफॉर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसके बाद क्या करेगा आप उस पौधे के, कभी भी आप सेब नहीं लेंगे, उससे आप सिर्फ वेजिटेशन लेंगे, छिट्टे लेंगे, वो आपकी वैरायटी सिलेक्शन है। और उसमें आपकी बहुत कम चांस हो जाएगी कि वैरायटी अपना करेक्टर बदल। ये है वैरायटी सिलेक्शन। दूसरी बड़ी बात है कि जो आप आजकल मैक्सिमम लोग ने इंपोर्टेड रूट स्टॉक मंगाया है, देखो बहुत सारे लोगों ने आप में से पौधे मंगाए हैं, वायरस फ्री मंगाए हैं। उस वायरस फ्री का क्या फायदा जब आप अपने टूल्स को ही ना संभाल पाएंगे। अगर आपकी कैंची यहाँ इस पौधे में लगी, इसमें वायरस है, और जो आपने इंपोर्टेड रूट स्टॉक या जो किया उसमें लगाएंगे, फिर वायरस आ गया, फिर वो वायरस फ्री कैसे हुआ? अभी रूट स्टॉक लगाएंगे, कई लोग ग्राफ्ट करेंगे, अगर आपका चाकू ही सैनिटाइज नहीं होगा तो वो चाकू की बीमारी भी रूट स्टॉक में चली जाएगी। और वायरसेस का क्या है जी, ये फ्लोट करता है आपके सेब में। आप सेब को ड्रेन कर सकते हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, आप सेब को तो ड्रेन नहीं कर सकते ना जी, तो इसलिए इसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको अप्रूव करने पड़ेगी। अभी परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी, आपने देखा होगा, एक तरह का कैंकर था, तो उसमें आपको पता शुभ चिंतक बहुत होते हैं कि जी इनके भी बीमारी, क्या हमारे को बीमारियां नहीं आ सकती? और दूसरी बड़ी बात है कि वो तो मुझे भी पता कि है क्या ये कैंकर, मगर असल वजह क्या है जी कि वो हुआ कैसे, क्यों हुआ, ऐसे क्या चीज होगी। मैंने तो अपने हिसाब से तो मैंने अच्छा मेंटेन रखा है, सॉइल टेस्टिंग कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन में बड़े हिसाब से डाल रहा हूँ, लाइट का पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कहाँ गलती होगी। तो मैंने सैंपल भेजे है जी अभी, नौनी और मुशोबरा, वो जब चेक हो गए, वो हर बगीचे की बीमारी है, वो हर बगीचे में वो प्रॉब्लम है। और आप हैरान होने, अभी सीजन में मेरे पास हॉर्टिकल्चर विभाग के उच्च अधिकारी आए थे यहाँ पे, जब उसके सिम्टम शो हुए तो मैंने उनको बताया था कि जी मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ये क्या है? बोलो नॉर्मल है। उनका जवाब मुझे ये था कि भाई नॉर्मल है ये। और जबकि मेरा अपने बगीचे में जब कोई बदलाव होता है जी, कैसे पता नहीं लगता कि पौधे में क्या हो रहा है। आप एक कहीं जगह ना जी, आप जब बगीचे में घूमेंगे ना, आपको ना एक डबल शेड मिलेगी, मतलब एक कई जगह ना, कई टहनी में धुआं जैसा चढ़ा है, मतलब आपको 2 कलर दिखेंगे स्किन की, तो वो भी कोई प्रॉब्लम थी जी। तो उसको मैंने पूरा चेक करने के लिए भेजा है। तो सबसे जरूरी आपका जो
मसला है जी कि आपकी वैरायटी सिलेक्शन, वो आप देख सकते हैं कि कैसे करनी है। और अगर आप कभी भी टूल्स करते हैं तो जो अभी आपने मेरे हाथ में देखा था सैनिटाइजर H2O2 से करा था, तो अपने टूल्स को सैनिटाइज करो पहले। छोटे पौधे मैंने इनको इसलिए मना की कि आज मेरे पास वो सैनिटाइजर कल कोई ले गया था, वो वापस नहीं आया। तो अब इसके बाद भले हम छोटे कटवाएंगे, क्योंकि जो ये छोटे है जी, ये रूट स्टॉक है और ये वायरस फ्री है, और इस पे जो कलमें भी की गई थी ये भी वायरस फ्री की गई थी। अपने से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको हम वायरस फ्री रखें, क्योंकि बड़े पौधों में तो वायरस आ चुका है। आप देखेंगे जो मुड़न आता है आपका, मोज़ेक आ गया, लीफ कर्ल आ गया, वो सारा ही वायरस है। और वैरायटी सिलेक्शन के बाद आती है जी आपकी नए बगीचे की तैयारी। अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं रूट स्टॉक और सीडलिंग पे बात करना चाहूंगा यार। अगर आप लोग रूट स्टॉक प्लान कर रहे हैं ना, तो कभी भी फिलिंग में रूट स्टॉक ना डालें। जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये बीच बीच में लगाने का, यहाँ 10 लगाऊं 20 लगाऊं ना, फेल हो जाएगा आप लोग। मैं 4 बार अपरूट करके फेंक चुका हूँ रूट स्टॉक, 4th टाइम इस साल है। अभी आप ऊपर को चले गए तो आप देखेंगे कि गड्ढे किए गए और रूट स्टॉक के पौधे वहीं दबाए गए, क्योंकि फिलिंग में नहीं चलते। अगर रूट स्टॉक लगाना है तो एक पोर्शन खाली करके या एक खाली खेत में शुरुआत करो, और लगाते हुए दिशा का ज्ञान, और दिशा का ज्ञान आपका कंपास से होगा, फोन में डाउनलोड करो। एक तो आती जी ऐसी लैंड जैसी मेरे वाली है, इसमें नहीं चलेगा नॉर्थ साउथ। इसमें इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जो इसमें खेत है ना, आप देखेंगे कि ये पौधा नीचे रह गया, ये ऊपर आ गया, तो इसका थोड़ा अलग कैनोपी है, क्योंकि यहाँ नहीं चल सकती इतनी हार्ड सॉइल पे। यहाँ तो आप सीधे ही लगाएंगे। किन्नौर में बहुत सारे एरिया जैसे जी आप लोगों ने देखोगे, आप खेत बना रहे हैं तो बढ़िया चीज है, वहां इतना नहीं देख सकते आप। दूसरा है जी लाइट का रोल। धूप घने ना लगाए पौधा, घने ना लगाए। अभी कल ही में एक फॉरेन एक्सपर्ट की वीडियो देख रहा था, तो किसी ने उससे क्वेश्चन पूछा कि 111 की डिस्टेंस और कितना बड़ा पेड़ बनता है। उसने जवाब दिया जी के सीडलिंग के 70%, मतलब 30% बड़ा रहेगा सीडलिंग, उससे 70% के मुकाबले उसका बड़ा बनेगा 111 का। तो आपको एक अच्छा डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का एक मानना है कि जी कि हमारे पास सन आवर्स बहुत है, हमारे पास सन आवर्स बहुत है, हमारे को इतनी धूप की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, अभी आज राजेश खिमटा जी हमारे बीच मौजूद नहीं है, वो बिजी है किसी काम में। तो जब हमने 2014 में हाटकोटी में एक ऑर्चर्ड लगाया था जी 7 विश्व का, आप लोगों ने सुना भी होगा, कईयों ने देखा भी होगा, विजिट भी किया। तो वहां जेरोमाइन लगा था जी ज्यादा, बकई गाला लगा था। तो 7 विश्व में हमने लगभग 100 के करीब प्लांट्स लगाए उसमें। 2016 में या 17 में विन काउ गिल आए थे जी वॉशिंगटन स्टेट से, पीजीए के थ्रू आए थे। मैं पीजीए का भी फाउंडिंग मेंबर हूँ जी, हम पीजीए एसोसिएशन भी चला रहे। तो जब वो आए तो जैसे उन्होंने बगीचे में कदम रखा तो उन्होंने उसी टाइम बता दिया कि आपका ये जो बगीचा है ये नॉर्थ साउथ नहीं लगा। हुआ क्या जी, हमारे को भी दिशा का ज्ञान था। उस टाइम क्या था जी, वो जो खेत था ना जी, एक 7 विश्वा कितना होता, थोड़ा सा, वो नॉर्थ साउथ इधर को आ रहा था। अगर हम इधर को लगाते तो उसमें ट्रेलिस का खर्चा बहुत आ रहा था, छोटे छोटे में ना जी, 2-2 पोल लगा के भी तो खर्चा बहुत। हमने क्या कर दिया, हाटकोटी की गर्मी, धूप ही धूप तो है, मतलब यहाँ का है कि धूप की कमी है, हम इसको ऐसा ही लगा देते हैं। तो हमने वो ऐसे करके 4 रोज लगा ली। तो जब विन काउ गिल आए, उन्होंने बोला कि ये नॉर्थ साउथ में है। तो उस पे खिमटा जी ने उनसे पूछा कि बोलो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ बोलो हमारे पास सन आवर्स बहुत है, कोई बोलो नहीं, सिर्फ आने वाले 1 से 2 साल तक आप उससे क्रॉप ले सकते हैं, फुल क्रॉप, और उसके बाद 1 साल सेब लगेंगे और 1 साल। और आपको सच्चाई बताओ जी, जो चलो वो तो अंग्रेज था ना, हम आपस में पता क्या गप मार रहे, इसको बड़ा पता, हाटकोटी है यहाँ, इतनी धूप है यहाँ,
यहाँ तो हो जाएगा। तो आप हैरान होने ब्रदर के 2000 जिस साल वो आया था 2016 या 17 में आई थिंक, हमने उससे लगभग 100 बड़ी पेटियां ले ली। कितने? 100 बॉक्स। 2.5 लाख के ऊपर का सेब हो गया जी 3-4 साल में उससे। हम बड़े खुश पड़े हुए। उस साल के बाद से लेकर आज तक ना तो हम उससे ढंग से क्रॉप ले पा रहे, और वो भी 1 साल लगती है, 1 साल। अब देखो कितने दूरदर्शी एक्सपर्ट होते हैं अंग्रेज। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, घड़े मत लगाओ। वर्किंग स्पेस होना चाहिए, धूप का के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। आप मेरे छोटे पौधे को देखेंगे, मेरे हिसाब से इसमें धूप कहीं रुक रही है जी। अगर ये थोड़े से अनइवन, यहाँ 2 इसलिए है जी, ये कीड़े ने खा दिया था नीचे से, इसमें रिंग बोरर लग गया था, मैंने रिप्लेसमेंट में डाला था, मगर कोशिश की कि इसको बचाओ, ये बच गया। अब एक अपरूट करना पड़ेगा यहाँ से। तो कभी भी आप घड़े ना लगाए। रामपुर बहुत सारे लोगों का मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं जी, जब भी आप रूट स्टॉक की सिलेक्शन करेंगे, कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना आपने। एक टाइम, क्या आप अपने बगीचे को टाइम दे पाएंगे? टाइम देने का मतलब है जी कि आपको दूसरा कोई कारोबार नहीं करना पड़ेगा अगर आप M9 पे बगीचा लगाते। दूसरी बात होगी जी पैसा। आपके जेब में पैसा इतना होना चाहिए कि आप एक वक्त में इन्वेस्ट कर सकें। तीसरी बड़ी बात आती जी पानी। चौथी बात आती है जी कि आपके पास वर्जन लैंड हो। अगर आप से पुरानी जमीन पे M9 करना चाहेंगे तो जो आपकी मेहनत थक जाएगा। आप पौधे को जो 10 फुट का उसका स्पेस होता नहीं जी, चौथी वायर में टच करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता प्लांट कनोपी के हिसाब से। तो ये सारी चीजें जी, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं, तो आप M9 पे जा सकते। उसके बड़ा क्वेश्चन एक और आता है जी, 1 या 2 आएंगे। आपको न्यूट्रिशन का इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसमें 10-15 दिन में आपको फीडिंग देनी। उसके अलावा प्रूनिंग ट्रेनिंग आपको पहले ही आनी चाहिए। ये वाला जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये क्या जी, वर्टिकल है। और जो M9 पे चलेगा वो चलेगा टॉल स्पिंडल। टॉल स्पिंडल में आपने एक चीज का ध्यान रखना, जो भी M9 जिन्होंने लगाया है उसमें जितने भी आप ये टहनियां निकालते हैं फेदर, कोई भी ब्रांच परमानेंट ब्रांच नहीं, हर ब्रांच रिन्यूअल होगी, कटेगी हर ब्रांच। टॉल स्पिंडल की एक चीज है। तो वर्टिकल उस पे फिर बात आएगी कि जी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा रूट स्टॉक सिलेक्शन करें। अगर आप मेहनत कम करते हैं या आप टाइम कम दे सकते हैं, आपके पास इतना पैसा भी, तो 111 M7 ऐसे रूट स्टॉक की सिलेक्शन आप करें। और बहुत सारे लोग 106 पे भी जा रहे हैं। 106 पे याद रखना, अगर आपकी चिकनी मिट्टी है और शेडी पोर्शन है तो आपको रोटिंग का इलाज करते करते आप थक जाएंगे। ऊपर देखेंगे अभी आप घूमेंगे तो 106 सारा हमने पट के फेंक दिया। M9 भी पट दिया और 106 भी पट दिया। तो M7 की अच्छी परफॉर्मेंस है, 111 तो है ही है जी, और फ्री स्टैंडिंग भी है। और सबसे पहले जब आप M9 पे अगर प्लानिंग कर रहे हैं रूट स्टॉक पे, तो सबसे पहले ट्रेलिस लगाए। आज क्या हो रहा है, लोग ला रहे हैं पौधे, पहले पौधे खरीद रहे हैं ना जी, पहले पौधा खरीद रहे हैं, उसके बाद प्लानिंग हो रही है। सबसे पहला काम है आपका उसमें ट्रेलिस लगाना और ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल करना। पौधे आ रहे हैं कोई बात नहीं, पहले पूरी प्रेपरेशन रख लो तैयार। और इसी में जी मैं अपनी बडवुड की बात छूट गई थी मेरी बीच में, उसको मैं क्लियर कर दूं। मेरे जो अपने ऑर्चर्ड में जो बगीचा जो मैंने ये ज्यादातर लगाया जी, मैंने स्कारलेट 2 पे सबसे ज्यादा काम किया। मैंने आज तक जितनी भी वैरायटियां देखी या आप लोगों ने भी देखी होगी, स्कारलेट 2 से अच्छा सेब न जी कोई नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा। जेरोमाइन बहुत बढ़िया आ रहा है, रेड बिलॉक्स बहुत बढ़िया आ रहा है। और मैंने यही ज्यादा 3 वैरायटी जो हमने एक हाई डेंसिटी लगाया। अगर आप लोग चाहेंगे जब सारे लोग आ जाएंगे तो
जो एक हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड है 5 बीघा में, कोई 700-750 पौधा लगा है, कुछ पौधे M9 के भी वहाँ लगे, वहाँ भी जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे, वो भी विजिट करेंगे। वहाँ ड्रिप इरीगेशन है, ट्रेलिस हमने नहीं लगाया है क्योंकि सिर्फ अभी सपोर्ट दिया है M9 के लिए, बीच बीच में लगाए थे एज ए पॉलिनेशन के लिए हमने। तो वहाँ 111 पे रेड ब्लॉक्स ही हमने इम्पोर्ट कराया था और वो इंस्टॉल लगाया जी वहाँ, और लास्ट ईयर से उसमें क्रॉपिंग भी शुरू होगी, लगभग 2 साल हो चुके हैं जिसको लगा के। तो रूट स्टॉक, और अब आती है जी सीडलिंग की बात। सीडलिंग में एक प्रॉब्लम है जी, वो प्रॉब्लम ये है कि जो वायरसेस है वो हमारे फल के सीड में भी आ चुका है। जो आगे आप जर्मिनेशन करा रहे हैं नर्सरी में, उसमें भी वायरसेस आ चुके। तो आने वाली ये चुनौतियां जी हमारे लिए बहुत ही बड़ी है कि हम उसको कैसे बचाएं। इसके लिए तो बल्कि आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, किन्नौर वाले यहाँ पे आपके पाउलू होता है जी, पाउलू का बीज ही क्यों उत्तम माना गया अभी तक, क्योंकि उसमें वायरसेस नहीं है जी, इसीलिए वो पाउलू का बीज लेते जी। अभी जो पाल्टी लेते आप, अभी आप जब बगीचे में घूमेंगे, यहाँ मैंने एक वो वाला वो भी लगाया है आपके, जिसको ब्रोल बोलते हैं, शायद हो सकते हैं वो लड़के यहाँ भी आए हुए हैं जिन्होंने मुझे दिए थे, 120 पौधा दिया था जंगली ब्रोल। तो उसमें जी कीड़ा नहीं लगता, रूट रॉट नहीं लगता। अभी की जो फीडबैक आ रहा है, मैंने खुद विजिट करके देखे जी, बड़े बड़े पौधे उन्होंने तैयार किए, जंगल में होता है लाल सा दाना, छोटे छोटे से बीज होते हैं उसमें जी, वो भी लगाए, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोग रूट रॉट से भी परेशान है। तो ये भी एक रिसर्च का था कि हमारे यहाँ ऐसी रिसर्च नहीं, जो हमारे लोकल रूट स्टॉक है उसको प्रोपोगेट नहीं किया जाता। फिर एक चीज पे मैं थोड़ा सा प्रकाश और डालूंगा यहाँ पे कि रूट स्टॉक होता क्या है। आपने ना सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो हो गया सीडलिंग रूट स्टॉक, जो सीड से तैयार हुआ, बीज से तैयार हुआ। एक हुआ क्लोन, जो जट्टू, जो जड़ों से तैयार हुआ। एक आपने टिश्यू कल्चर। तो जो ये वाला 111 आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम ज्यादातर वो टिश्यू कल्चर 111 है जी, टिश्यू कल्चर पे। मगर टिश्यू कल्चर पे एक प्रॉब्लम आ रही है जी गाला की। जो उसका जॉइंट है ना, जहां आप कलम करते हैं, वहां कंपेटिबिलिटी नहीं आ रही थी, बहुत जगह प्रॉब्लम आ रही। मेरे भी 1-2 पौधा ब्रेक करा था जी, वहां से टूटा था कलम के पास से। अगर तो स्पोर्ट सिस्टम है तब तो प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने फ्री स्टैंड में रखना तो गाला में प्रॉब्लम आ रही कई कई जगह। अब वो क्यों है मुझे नहीं पता। तो वायरसेस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अपने बगीचों में अपना टूल्स, जब एक पौधा प्रून करे उसको धो दे अपने, उसके बाद ही आप दूसरे पौधे में लगे। ये तो थी जी आपकी ये वाली बातें जो रूट स्टॉक और सीडलिंग में थोड़ा सा। अब बात आती है जी कि बहुत सारे लोगों की सोच है कि जो रूट स्टॉक है उसमें छोटा सेब नहीं लगता, बड़े बड़े सेब लगते हैं। यही मानना है ना आपके? क्वालिटी मैं आपको बता दूं जी, क्वालिटी नहीं आती ऐसे। एक बड़ी बात है कि जितने लोग ये सोच रहे हैं वो 100% ही गलत है। अगर आप थिनिंग नहीं करेंगे ना, फ्रूट थिनिंग, तो इसमें भी साइज नहीं आएगा। आप लगाओ M9 जो मर्जी लगाओ, इसमें तो और कम साइज रहता है क्योंकि इसमें सेब भी बड़े हैवी लग जाते हैं। फॉरेन विदेशों में क्या होता है जी, वो लोग पहले फ्लावर थिनिंग करते हैं, फ्लावर की थिनिंग कर देते हैं, और 6BA की स्प्रे करते हैं किंग ब्लूम पे। आपने मैक्सल नाम सुना होगा एक। तो अपने जी एक बड़ी बात है, विच कल मेरी एक बहुत ही, हमारी भाषा में तो बहुत बड़ा आदमी बोलेंगे हम, कि आप ये समझो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तक जिनकी अच्छी पकड़ है सेंटर में, मैंने उनको से एक बात कल रात को डिस्कस करी, TGR की रजिस्ट्रेशन को लेके। मैंने बोला इलेक्शन ईयर है और आप लोग इस पे दबाव डालें, हमारी मांग है ये सेब वालों की। आप लोग भी चाहते हैं ना जी कि PGR रजिस्टर्ड हो और सस्ते दाम में मिले, ओरिजिनल तो मिले। लोग मेरे को फोन करे कि जी PGR दो,
मैं कहाँ से, तो मेरे पास तो अपने लिए नहीं साल। मतलब अगर लोग इसको यूज कर रहे हैं तो मतलब रजिस्टर होना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए लोगों को इस तरह से। एक्चुअल में अभी मैं इसके फायदे गिना रहा हूँ ना आपको। ठगे जा रहे हैं अभी जैसे थिनिंग की बात आई, अब इतना बड़ा पौधा है, इसको हम फ्रूट थिनिंग कैसे करेंगे जी? एटलीस्ट हमारे पास जब विदेशों में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो टेक्नोलॉजी दो ना हमारे को। साइज 6 सेल डिवीजन सबसे ज्यादा करता है, तो फ्रूट थिनिंग के लिए हमारे को पीजीआर की जरूरत है, रस्टिंग कंट्रोल करने के लिए हमारे को पीजीआर की जरूरत है, फ्रूट को लॉन्गेट करने के लिए पीजीआर की जरूरत है। तो जब इतने सारे फायदे हैं, अच्छा जो ये आपको ये फेदर दिख रहे हैं, ये टहनियां निकली है, खुद थोड़ी नहीं आई, ये पीजीआर से आई है। विन काव गिल ने हमारे को बोला था कि हम तो, हमारी तो इंडस्ट्री पीजीआर पे जिंदा है, पीजीआर नहीं होगे तो हम तो फिनिश है। नर्सरी का जितना कारोबार फॉरेन में, चाहे गरीबा नर्सरी ले लो, चाहे कोई भी निचला ले लो, उनका कारोबार ही पीजीआर पे, वो फेदर जो निकालते हैं वो पीजीआर निकालता है, जो अच्छा प्लांटिंग मटेरियल आपको मिलता है। आपने देखा होगा कितना छोटा सा पौधा होता है, वो नीचे ग्राफ्टिंग यूनियन देखा उनका कितना होता है, इतना मोटा होता है M9, वो कैसे तैयार कर देते हैं। सारा रोल पीजीआर का है, बेसिकली पीजीआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने भी बात करी है जी के, और मैं तो वही कर सकता हूँ जी। मतलब मैं आज सवेरे एक नाम न्यूज पढ़ रहा था सवेरे, एक महीना जी, तो मतलब उद्यान विभाग ने हमारे को एक बार फिर हमारे को से फोन कर दिया है। कैसे? तो जो मतलब जो क्या नाम, जो मतलब हम केमिकल है जो चीज हमारे को सब्सिडी मिलेगी, सिर्फ ओनली मतलब 36 तरह के केमिकल उन्होंने को फोन कर दिया अभी ना जी, इस पे ना जी मतलब कुछ मेरे को मतलब हमारी अपनी बिल्कुल जी, मर्जी है, देखो हम जी, यूज कर सकते हैं। देखो जी, मैं तो अपनी एनजीओ के अध्यक्ष होने के नाते ये कर सकता हूँ कि जी हम सरकारों को चिट्ठियां लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मगर जी जो अभी, मगर एक अच्छी बात यह है कि जी जो मेरे 14-15 सूत्रीय मेरे कार्यक्रम थे जिसमें सारी ये चीजें थी जी, वो फिलहाल इन्होंने मेरे से मांग ली है, चाहे प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, जो भी है। अब मुझे नहीं पता जी के हाँ मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कितनी पूरी होगी। मैंने तो जी जहां जहां मौका मिला हमने तो रखी अपनी बात किसान हित में, जो भी। तो जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी के, अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जी हमारी जो पीजीआर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जब 7-8 हजार का आता है, तो अगर 8-9-10 हजार रुपए लीटर हमारे को यहाँ मिले तो उससे अच्छा क्या है। आज पूरा बाजार भर गया है डुप्लीकेट से। 7-8 हजार के लोग 30-30 हजार ले रहे हैं सर, और डुप्लीकेट है। सबसे बड़ी बात है कि फर्जी है। इतने प्रोग्रेसिव बागवान ठगे जा रहे हैं कि इस बार तो इतने प्रोग्रेसिव लोगों ने मेरे को भी बोला कि जी हमारे को भी लाओ यार, पिछले साल भी ठगे के, घर वालों ने ठग दिया। अब क्या करेंगे जी जब आएगा ही नहीं, और कंप्लेंटर भी डुप्लीकेट वाले, क्योंकि ओरिजिनल बंद कर दो डुप्लीकेट चल पड़े। तो जी सबसे बड़ा मुद्दा है कि चलो मिले ना मिले, अभी भी तो इंडस्ट्री चल रही थी, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जी इसको रजिस्ट्रेशन की ओर लेना पड़ेगा हमारे को, ताकि सस्ते दामों पे मिले। और एक बड़ी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ जी, बहुत सारे लोगों ने ना जी एक चीज लगाई थी कि जी शायद डिम्पल पांचटा जी इसका कारोबार करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने लोगों के लिए नहीं लाया था, हमने अपने लिए लाया था वो सबसे पहले, फिर लाया था अपने दोस्तों के लिए, फिर लाया था अपने रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि रोज आते थे ना जी घर में, यार हमारे को भी लाओ, हमारे को भी लाओ। अरे अगर लाना होता तो कंटेनर लाते ना जी भर के, वहां से कमी थोड़ी नहीं रहता होने में भी कि भाई 50 कंटेनर आगे भी पीजीआर के ले लो। ये तो जी लिमिटेड था, हमने अपने यूज के लिए ट्रायल लगाए, फ्रूट क्वालिटी पे क्या पड़ा। आज रस्टिंग की स्थिति है कि लगभग 90-95% खत्म ही हो गई है, आती नहीं रस्टिंग अब। फ्रूट लॉन्गेशन भी अच्छी आ रही है, फ्रूट वेट भी अच्छा आ रहा है, हमारे को तो बड़े फायदे मिले जी इन चीजों के। और फेदरिंग में जब हमारे अधिकारी आए थे हॉर्टिकल्चर वाले, वो तो परेशान हो गए कि इतने फेदर कैसे निकाल दिए, 80-80, 100-100, 60-60 एक पौधे में। देखो जी कितने निकले। ये तो सिर्फ वहां नहीं निकले जहां निकाला नहीं गया, या कुछ काटे हमने। तो जी चलो इस पे भी बात करेंगे। अब बात अंकल जी ने बड़ी बात की कि जी दवाई से लेकर लोड। देखो जी अंकल, स्थिति पता क्या है जी, सबसे बड़ी बात है कि जी जो हम लोग हैं ना जी, हम संगठित नहीं है कोई। इतने बागवान यहाँ हैं, अगर एक बार कभी सेक्रेटरीट के बाहर बैठ गए ना, कुर्सी यहाँ हिल जाएगी अंदर अपनी मांगों को लेके। कभी हम जाते ही नहीं अपनी चीजों को लिए कि भाई क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बाजार में, इंडस्ट्री के लिए क्या जरूरी है। तो चलो जी कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जी जो एनजीओ हमारी रन कर रही है उसके आप लोग भी हिस्सा बने। अभी मार्च में ओपन हो जाएगा, आपको फॉर्म मिल जाएंगे मार्च में, तो आप हिस्सा बने। साल में एक आध बार तो हम अपनी चीजों के लिए खड़ा ही हो सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा ईरान का एप्पल आया है,
मेरा भी है जी सेब स्टोर में सेब, डिमांड ही नहीं है स्टोर की, मांग ही नहीं रहे सेब। 5 केजी तो ऐसा ऐसा क्यों हो गया? मतलब ईरान की सेब के आगे तो क्या हमारी क्वालिटी का फीकी पड़ गई? देखो जी, इसका कारण क्या? अभी बड़ी ऐसी बात बोलता जी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोला है हमारा। वैसे अपने मैं तो जी जो मेरा बोरी का सेब होता है ना जी, जो हाँ जी, मैं तो उसके लिए भी बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया सेब है मेरा बोरी का, क्योंकि हम अपनी रोजी के लिए बुरा नहीं बोल सकते। मगर अगर हम अभी बात करें क्वालिटी की तो जी हम वो है जी 25, हम है 2, इतना फर्क पकड़ लोगा क्वालिटी में, स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड का मतलब है जी वो छोटा सेब ही नहीं उगाते। फॉरेन में तो फाइन लगता है अगर आपने घटिया क्वालिटी का उगा दिया। आपका है बस एक ही साइज का, लगभग लार्ज मीडियम जो साइज है एक ही क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। यूएसए वगैरह में तो बहुत ही अलग लेवल है जी। न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा स्टेट, हम नहीं टिकते जी। और बड़ी बात आती है जी कि वो लोग रेड डिलीशियस नहीं कर रहे अब सन, वो लोग तो ये खट्टी वैरायटियां उगाते हैं। उनकी प्रोडक्शन क्यों हाई है? क्योंकि वो गाला, फ्यूजी, हनी क्रिप्स, पिंक लेडी इन चीजों पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन भी ज्यादा है और खाने के लिए भी अच्छा है जी। अब हमारे को तो ये देखना पड़ेगा कि जी आप देखो सरकारों का और विभागों का क्या रोल है। जीरो है, कुछ नहीं, जीरो बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन है जी। हम ये तो इंडस्ट्री आप और हमारे दम से है जी जो चला रहे हैं इसको। एक कड़वी सच्चाई जी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और विभाग है, उनको ये बोलो कि जी यहाँ कैंप करो, अगर 40 आदमी आ जाएंगे ना जी पूरे इलाकों से। आज क्यों बागवान आपस में मिल रहा है जी? क्योंकि जो ये ओपन प्लेटफॉर्म आ गया वो हम सीख रहे एक दूसरे से, अच्छा माड़ा भी यही शेयर करेगी जी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हर जगह में डिम्पल 5 स्टार सही थोड़ी नहीं हो सकता यार। मैं भी कौन सा डॉक्टर हूँ, हम भी तो रिसर्च ही कर रहे हैं अपने बिहार पर, जो जो भी पॉसिबल हो सकता है। जो अच्छी चीजें वो भी बता रहे, जो बुरी चीजें वो भी। लास्ट ईयर आपने देखा होगा जी, अब पीयर जड़ी जी मेरी, कितने लोग थे इंडस्ट्री में ऐसे बड़ा डॉक्टर बनता था। बड़ा तो डॉक्टर था जिसने इफको जैसी कंपनी से भी वो कंपनसेशन लिया। आप लो 2 रुपए, तो मैं तो लाखों में लिया। बेसिकली बात ये नहीं थी, हमने तो कोई चीज इस्तेमाल की थी और जो पर्टिकुलर चीज के लिए थी, और 80-90% ऐसी दवाई है जो अनरजिस्टर्ड है, और जो मैंने भी डाला वो भी अनरजिस्टर्ड। अब हमारे को क्या पता, जब हमने बिल समेत दुकानदार से खरीदा, हम तो खरीदा भाई। तो बड़ी विचित्र बात है जी कि मगर अब बहुत सुधार आ चुका है जी। अब आपने ऐसा मत सोचना, अब आपने देखा होगा बहुत सारे दुकानदार आपको बेचने की नहीं करते, अब बचने की करते हैं, इतनी आसानी से नहीं। मेरे पास कम से कम 40-50 ऐसी कंप्लेंट्स आई जी उसके बाद दुकानदार की, और आप हैरान हो रहे, वहीं पर ऑन द स्पॉट शॉपकीपर ने कंपनसेट किया। फार्मर ने सीधा बोला कि जी हमने एनजीओ को लेटर लिख लिया। मेरे पास लेटर अभी भी है जी प्रूफ के रूप में, मेरे पास घर में पड़े, मैंने अपनी फाइल में रखे। और उनकी प्रॉब्लम वही, किसी को एक्सपायर दवाई बेची गई, मगर उनको दिया गया जी के जिनको रीच किया। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि जिनका नुकसान हुआ है आप एनजीओ को लेटर तो लिखो, और मैं कैसे बनाऊं वीडियो। तो बहुत सारे लोग डरते हैं जी। मैं तो अकेला था जी, मैंने भी सारा सिस्टम हिला के रख दिया उनका। विभाग हिल गया। विभाग इसलिए हिला के अथॉरिटी उन्होंने दी, लाइसेंस उन्होंने दिया। अब दुकानदार की क्या गलती बेचारे की, जब टैक्स दे रहा है वो तो बिल दे रहा है, उसने खरीदा भी बिल से। तो ये दवाइयों का तो है ही है जी रोल ना जी, ये हो जाएगा अब सुधार का। तो बहुत सुधार आ गया है, मैं सच बोलूं ना जी, इतना सुधार है इस वक्त है ना जी जितना आप सोच नहीं सकते। अब नहीं है बंदा डरने वाला बागवान। तो जी मतलब मैं आपसे एक कर सकता क्वेश्चन? हाँ बुरा था मेरे तो हाँ, बागवान भाई की तरफ से जैसे मतलब अभी आप यहाँ से मतलब ये आपको चलो यहाँ से लाइव प्रोग्राम, मान लो मेरा साथी है कोई भाई के साथ मतलब किसी को विचार चलने लगे, अगर मतलब इसमें किसने कोई मतलब कोई थोड़ा मान लो कि कोई मतलब क्या नाम कमेंट लिख लिया, तो उस बंदे को आप सेटिस्फाई करेंगे, आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, आप क्या करें उसमें? देखो जी, दो चीजें है जी। हाँ जी, सेम केस मैंने परसों हुआ जी। एक लड़का है, मैक्सिमम आपने देखना जी, जो नेगेटिव या कोई अलग तरह से क्वेश्चन करता ना जी, 2 रीजन होते उसके। एक रीजन तो होता कि राजनीतिक, क्योंकि आपको पता हर घर में एक नेता तो ही है, मैं बड़ा, मैं इस पार्टी का, मैं उस पार्टी का। एक तो वहां क्लैशेज कर जाते हैं। दूसरा होता है जी, मैंने बहुत बार ऐसा देखा जी, जब भी मैंने बंदे की प्रोफाइल देखी है ना जी खोल के, मैं देखता हूं नेगेटिव लोगों की,
उसके किसी भी फोटो पे 20 से ऊपर लाइक नहीं होते। मतलब वो समाज में निग्लेक्टेड लोग हैं जिनको अपने घर वाले ही पसंद नहीं करते। एक बात अंकल। दूसरी बड़ी बात आती है जी, वो जो लड़का था एक, मैं नाम तो नहीं चलो लूंगा। खैर, नाम तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं चेक करता हूँ प्रोफाइल क्या चेक करता हूँ कि कितना नेगेटिव है आप। अगर कोई बंदा हर चीज में नेगेटिविटी निकालता ना जी, मैं तो सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। एक बात। दूसरी बड़ी बात आती है कि जिसका वाजिब क्वेश्चन होता है ना जी, मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप मेरे से बात करो, बंदा सेटिस्फाइड होता है। बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड किए जी। और आप हैरान होने अंकल, पता कितने लोग ऐसे थे जो फ्रस्ट्रेशन निकालते कि फोन नहीं उठाते आप मेरा। मैं 2018 से मैंने आपको मैसेज भेजा, कई लोग 17-18 से अब अंकल मैं देखता ही नहीं। देखो क्या, जब फेसबुक में आपने मैसेज किया जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं, उसका मैसेज ही शो नहीं होता, कैसे होगा शो? मैं जब खोलता हूं तब देखता हूं कि 2017 से लेकर मैसेज कर रहा है बंदा। तो बहुत सारे लोग आपने देखोगे कमेंट में, कई लोग बोलते हैं भाई जी आप फोन नहीं उठाते, फ्रस्ट्रेशन होती है। देखो जी, मेरा काम है सेटिस्फाइड करना, और जी मैं जवाब भी नहीं दे सकता, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि वीडियोस देखो, क्योंकि हर आदमी का फोन उठाना और मैसेज जवाब देना नहीं है जी पॉसिबल। 160 के करीब तो व्हाट्सएप ग्रुप है जी मेरे फोन में, मैं तो उसको नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ। तो जी कोशिश ये रहती कि जी सेटिस्फाइड हो। मगर दूसरी बड़ी बात है अंकल जी, मेरा काम है जी अपने विचार रखना, जिसको अच्छे लगे ले लो। और मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, आप लोगों ने ये डिपेंडेंसी रख रही कि डिम्पल पांचटा सबसे अच्छा भाई, इसी से आता सब कुछ ना। जितने भी लोग मिलते हैं प्रोग्रेसिव लोग, सबसे थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलता है। सबकी अपनी प्रैक्टिस होती है, हर जगह जाए आप, किसी को ना मिस करें। जो जो अच्छी चीजें लगती है, हमने कैसे सीखा, कितने प्रोग्रेसिव भगवान थे उस जमाने के। चलो कुछ नहीं रहे हमारे भी, क्योंकि मेरे उस जमाने के प्रोग्रेसिव तो जी सारे सीनियर मोस्ट लोग थे जी। लक्ष्मण ठाकुर जी जैसे लोग थे, हरिश्चंद्र रोच जी जैसे लोग थे, वो लोग थे जी उस जमाने में। हमने उनसे सीखा कुछ चीजें से। मैं भी नहीं करता था जी, वो नहीं रखता था उनसे कि आप गलत बोले, तो गलत है तो ठीक है मेरे लिए ना, उनको थोड़े नहीं बोलेंगे यार जिन्होंने हमारे को सिखाया। अच्छी चीजें ले लो, जो समझ ना उसको छोड़ दो। अगर दो चीजें हर आदमी से ले लेंगे आप, तो हो गया आपका काम। तो जी मेरा काम होता है जी सर्टिफाई का। मगर अगर आप गलत तरीके से कमेंट करना चाहते हैं कोई लोग ना जी, आप हैरान होने जी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, गालियां देते हैं लोग कमेंट में भी इतना वो फिर पता क्या होता है जी, हमारा तो एक सामाजिक दायरा है। अगर गंदे तरीके से आप कमेंट लिखे, मेरे को तो ब्लॉक ही करना पड़ेगा ना जी, कमेंट डिलीट करना पड़ेगा और बंदे को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब लड़ना थोड़ी नहीं है जी। और दूसरी बड़ी बात है जी कि कोई मैं सरकारी इंप्लॉय थोड़ी नहीं हूँ कि जिसकी क्रेडिबिलिटी है। मेरी तो अपनी क्रेडिबिलिटी है ना कि जो लोग मेरे 32,000 फॉलोवर है, एटलीस्ट उनके प्रति तो है ना जी। लोग मेरे को बुला रहे हैं गाँव अपने इलाकों में, यहाँ आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो करना पड़ेगा ना जी सेटिस्फाइड। अच्छा जी, और ये जो बटवुड का लेकर आज का वो है जी, जिन लोगों को सच में ही नीड है जी, मेरे जितने लोग आ चुके जी, आने वाले जी, सबको नहीं हो पाएगी कल, मेरे को पता है। और जो वैरायटी मेरे पास ज्यादा है वो ऑलरेडी आपके पास भी है। तो जी थोड़ा सा आप देखेंगे जी, अफरा तफरी ना करें, जो सच में ही नीड है, जिसके पास है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी, ऊपर है जी, यहाँ बीच में फिलहाल जो लोग हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में, आप इजी हो के ले, थोड़ी थोड़ी ले, मदर ट्री बनाए। कुछ ऐसी चीज है जी जैसे जेरोमाइन वगैरह कई लोगों को चाहिए, बहुत चाहिए, तो वो तो बगीचे में ऑलरेडी भी बहुत है अभी भी, और काटने को नहीं मिला, काट दे के बाद में अगर जितना भी चाहिए होना। मगर वैरायटी सिलेक्शन, वैरायटी के पीछे मत भागो। 22 अभी मैंने आपको बोला 20-22 वैरायटी ऐसी पीयर की जो बिकती नहीं है मेरे बगीचे की। एक दो पेड़ है वहीं लगती है जी, उसको खाते तो खाते, गोर के खाते, बाकी गिर जाती है जी नीचे। ऐसी चीजें लगा के क्या फायदा जी जो बिकेगी नहीं। हर चीज के लिए मार्केटिंग होती है जी। गाला की मार्केट अब बनी है देखो, तो आपको स्टे करना पड़ेगा। और गाला के संदर्भ में मैं ये जरूर बताऊंगा, जब कोई आप मान लो इस साल आप गाला लगाते हैं, अगर आपके पास लेटेस्ट कोई स्ट्रेन अवेलेबल है ना, तो आप कोशिश करें उस पर बगीचा लगाए, क्योंकि गाला 10 साल के बाद नहीं अपना कैरेक्टर बदल देता है। ये फॉरेन एक्सपर्ट बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, कि गाला हमेशा थोड़ा नया लगा। और रेड डिलीशियस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब रॉयल ने 105 साल के बाद नहीं अब बदला देखो कैरेक्टर थोड़ा बहुत, 105 साल के बाद, तो लाइफ बहुत है ना जी सेब की। तो ये चीज आपको देखनी होगी जी। बाकी मैं ये चाहूंगा कि जी
मैं प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू करूं या आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अगर किसी देखो ना जी, न्यूट्रिशन के लिए ना जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी मिट्टी की जांच जरूर करानी है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनता है ना जी, वो सॉइल टेस्टिंग के आधार पे बनता है। और दूसरी बड़ा क्वेश्चन आता है जी कि लीफ टेस्टिंग, पत्तों की जांच। क्योंकि बहुत बार क्या पाया गया जी, नीचे की जो न्यूट्रिशन है नीचे तो है सॉइल में, मगर जब आप पत्ते की सैंपलिंग लेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी आती है किसी पर्टिकुलर की। तो आपको खाद की जरूरत नहीं होती, आपको मोबिलाइजर की जरूरत होती है। मोबिलाइजर बैक्टीरियाज आते हैं जो, ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन के संदर्भ में आपको सबसे पहले तो अपनी सॉइल की जांच करनी है। सबसे जरूरी होता है पीएच, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन बैलेंस तब होगा जब आपके पीएच सही होगा। फिर आएगी ईसी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, फिर आएगा ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन, उसके बाद चलेगा जी आपका एनपीके और अदर न्यूट्रिशन। तो सॉइल टेस्ट करें। फिर बात आती है कि जी आप कैसे कैसे डाल सकते हैं। अगर आप लोग सरकारी खाद डालते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट टाइप, तो आपको लगभग दिसंबर में वो चीज मिट्टी में डाल देनी चाहिए, क्योंकि जी वो लगभग 90 डेज लेता है, 90 दिन के 3 महीने के बाद लगेगी। और काम कब आती है जी, वो जब आपका यहाँ पर मूवमेंट शुरू होती है, लगभग मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास, दिसंबर 20-25 के आसपास आप सुपर डालो। सुपर की एक खूबी, अगर आप ऊपर नीचे भी डालेंगे वो लीच नहीं होती, वो सॉइल में रहती है। और सुपर का जो एक बढ़िया फलदार पौधा है, 1 साल में 1 किलो के डोज के हिसाब से डालो आप। सुपर के साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने 5 साल के लिए डालनी है तो 5 केजी बड़े पेड़ में डाल दो। 5 किलो आप डालेंगे तो 5 साल के लिए आपको सुपर डालने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब टेस्टिंग करेंगे तो उस हिसाब से चलेगी। फिर आती है आपकी पोटाश और नाइट्रोजन। जो एमओपी डालने वाले लोग हैं उनके पास, लो हाइट की बात करो, आजकल का उपयुक्त समय, आजकल आप पोटाश डाल सकते हैं, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। और कुछ लोग एसओपी डालते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश। तो आपको अभी नहीं, आगे ही आप उसको डालो, फूल आने से जब 20 दिन पहले आप डालें। बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स टाइप में डालते हैं, 12, 11, 18 डालते हैं, तो वहां पर आप उसको फूल आने से 20 दिन पहले। और नाइट्रोजन हमेशा 20-25 दिन पहले ही डालो, जब फ्लावरिंग से, मेरे हिसाब से जब स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है तब बड़ा सही समय होता है। और एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना जी, अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा बड वीक है, या इस साल कई बार ऐसा देखा होगा आपने, मॉइस्चर जब ज्यादा होता है, जैसा इस साल है, तो पत्तों में कन्वर्जन ज्यादा होता है बड का, तो नाइट्रोजन रोक के डाले। मतलब जो वो खुलने वाला होता है ना जी, उसको खुलने दे पहले। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जब वो होता क्या है जी, जब आप एक्सेस नाइट्रोजन डाल देते हैं ना जी, पत्तों में बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये मेरा अपना मानना, आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा ना, मेरे को नहीं पता साइंस में ऐसा होता कि नहीं होता है, मगर मेरा अपना मानना कि जो मैंने फील किया है, हम क्या करते हैं जी, जिस साल जैसे मेरा ये वाला ऑर्चर्ड है, यहाँ बहुत ही एक्सेस क्रॉप थी जी लास्ट ईयर, लगभग 85%, 80 to 85 के करीब मैंने फ्रूट थिनिंग भी करी, उसके बावजूद भी एक्सेस थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जी यहाँ का बड मेरा इस साल थोड़ा वीक रहेगा, तो यहाँ मैं नाइट्रोजन थोड़ा रोक के डालूंगा, जल्दी नहीं डालूंगा, थोड़ा रोक के डाल सकते हैं आप नाइट्रोजन। फिर तो जब वो खुलना शुरू हो जाए तो आपका काम। और इसी संदर्भ में जी एक चीज मैं बड़ी मैनेजमेंट की बताना चाहूंगा। आजकल खासतौर पर जो लाहौल स्पीति के लोग हैं, किन्नौर के हैं, या कुल्लू मनाली के लोग बहुत आए हुए आज, तो इनके प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, स्कैब की बहुत ज्यादा आ रही है। हमारे हाइट में जो ये टीचर का एरिया है, ये वाले ऊपर जितना भी हाइट के एरिया, वहां ज्यादा स्कैब की प्रॉब्लम। अगर आपको स्कैब कंट्रोल करनी तो वो आपको आगे स्प्रिंग में नहीं करनी है, वो आपकी मैनेजमेंट होगी जी सर्दी की। आप लोग एक चीज देखते होगे ना जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने फील किया होगा, और कुछ लोग बुरा ना